हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राहुल सर में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें हमारी 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी थी और आज हमारी तीसरी क्लास है और इस चैप्टर की ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। दोस्तों जो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो थी रासायनिक अभिक्रियाएँ, जिसके अंदर दोस्तों हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये 4 अभिक्रिया हमने पढ़ ली थी और अच्छे से समझ ली थी। अब हम अगली अभिक्रिया जो देखने वाले हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया कौन सी है? नंबर 5, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया देखिए दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया है जिनमें अधिक क्रियाशील तत्व, इसको ध्यान से समझना दोस्तों, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है, यानी कि उसकी जगह वह खुद आ जाता है और उसको हटा देता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है AB+C, और जो रिएक्शन होने के बाद देखिए यहाँ पे AC हो गया है, यानी कि इस C ने इस B को हटा दिया है और खुद B की जगह बैठ गया और B बाहर निकल गया है। इसका मतलब क्या है कि B कम क्रियाशील था, किससे? C से। तो ये मैंने बना दिया, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, CuSO4 प्लस Zn, ये क्या है हमारा? कॉपर सल्फेट, और ये क्या है हमारा? जिंक, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है और ये जिंक है, दोनों की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो देखिए यहाँ पे ZnSO4 बन चुका है, यानी कि जिंक सल्फेट क्या बन गया दोस्तों? जिंक सल्फेट, और ये कॉपर अलग निकल गया। अब ये किसके आधार पर हो रहा है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और समझेंगे। यहाँ हमारे पास लिखा हुआ है क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी क्या करती है दोस्तों? तत्वों की क्या बताती है? क्रियाशीलता बताती है कि कौन सा तत्व है जो ज़्यादा क्रियाशील है और कौन सा तत्व कम क्रियाशील है। तो हमारे बुक में भी कुछ तत्व दिए हुए हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे ये है लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर। ये सिंबल आपको याद रखने। आवर्त सारणी में 1 से 30 तक के तत्व आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप ये केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ पाओगे। तो ये हमारी क्रियाशीलता है और बीच में मैंने लगाया सिंबल, यानी कि ये ज़्यादा क्रियाशील है इससे। इसका मतलब क्या होता है, ये इसको समझना दोस्तों, ये छोटा निशान और ये बड़ा निशान, ये बड़ा बड़ा क्या बताता है? बड़े की तरफ रहता है ये हमेशा, यानी कि यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो बीच में ये लगेगा। मान लो यहाँ 1 होता और यहाँ 2 होता तो कौन सा लगता? ये वाला। तो अभी सिंबल किस तरफ है? बड़ा खुला हुआ मुँह लिथियम की तरफ। तो लिथियम बड़ा है सोडियम से, फिर सोडियम बड़ा है किससे? मैग्नीशियम से, फिर मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से बड़ा। इस तरह से ये श्रेणी चल रही है। तो उसी के आधार पर मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? CuSO4 प्लस Zn। तो Zn कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे। और Cu कहाँ है? ये रहा। तो ये Cu बाद में है और जिंक तो यहाँ पे है। तो जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने इस कॉपर को हटा दिया और खुद ZnSO4 बना के यहाँ पे आ गया, और ये क्या बन गया? जिंक सल्फेट, और कॉपर को अलग निकाल दिया है। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद रहनी चाहिए। हो सकता है एग्जाम में आपको इतना ही देकर पूछ ले कि ये जो अभिक्रिया है उसको पूरा करो, तो आप किस आधार पर पूरा करोगे? जब आपको क्रियाशीलता श्रेणी मालूम होगी तब आप ये बता कर पाओगे कि हाँ Zn जो है वो कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, तो Zn है वो कॉपर को हटा के ZnSO4 बना देगा। हो सकता है इसकी जगह कोई और रिएक्शन दे दे, तो आपको यहाँ से ये टेबल इतनी तो याद होनी ही चाहिए, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखते हैं। AgNO3, AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट। क्या है ये? लिख देते हैं यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है? सोडियम। तो अभी मैंने जो बताया था, देखिए यहाँ पे Ag कहाँ है? ये रहा सबसे लास्ट में Ag। और सोडियम कहाँ है? ये रहा। तो सोडियम ज़्यादा क्रियाशील है, तो सिम ज़्यादा क्रियाशील है तो वो Ag को हटा देगा और क्या बना देगा? सोडियम नाइट्रेट। तो यहाँ पे लिख देते हैं इसका नाम सोडियम नाइट्रेट, और Ag को अलग निकाल दिया है। उसी तरह देखिए एक और रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। क्या है ये? यहाँ भी इसका नाम लिख देते हैं हम, कॉपर सल्फेट। और ये क्या है हमारे पास? आयरन। और फिर से देखिए क्रियाशीलता श्रेणी में आयरन कहाँ पे है? यहाँ पे है। और कॉपर कहाँ है? ये रहा कॉपर। तो बताइए कॉपर बड़ा है या आयरन, कौन ज़्यादा क्रियाशील है? तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमको कि आयरन जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है, किससे? कॉपर से। तो यहाँ पे कॉपर को हटा के आयरन यहाँ आ जाएगा,
तो ये क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर अलग निकल जाएगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिए दोस्तों, अगली जो है हमारे पास वो है द्विविस्थापन। देखिएगा यहाँ पे द्विविस्थापन में क्या है, ऐसी अभिक्रिया है जिनमें क्रियाकारकों में आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा कुछ अलग है यहाँ पे, इसको थोड़ा अच्छे से समझना। जिनके क्रियाकारकों में इसका आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, सिर्फ आदान प्रदान हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे AB प्लस CD, AB प्लस CD है तो यहाँ क्या बन गया, AC। तो A के साथ C जुड़ गया और B के साथ D जुड़ गया, तो आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पे है सोडियम सल्फेट, ठीक है, और ये क्या है, BaCl2 यानी कि बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो आयनों का आदान ये क्या हुआ, बेरियम सल्फेट और 2NaCl। यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, ये बन गया हमारे पास सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, बेरियम सल्फेट। तो देखिए NaSO4 था पहले, तो अब क्या बन गया, BaSO4, यानी कि B एक इसकी जगह आ गया है Na की जगह। अगली देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिख देते हैं नाम इसका, हाइड्रोक्साइड। और ये क्या बन गया है, सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुई है, आयनों का क्या हुआ है, आदान प्रदान। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एक बार नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को रिवाइज करके एक बार फिर से देखना, एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक देखना। और उसके बाद भी आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे अपने डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अगली रिएक्शन है हमारे पास रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन, उपचयन को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो जिसमें अपचयन और उपचयन अभी दोनों साथ में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। लेकिन हमने अपचयन और उपचयन क्या होती है ये तो हमें देखा ही नहीं, तो इसके लिए पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, अपचयन और उपचयन या ऑक्सीकरण किसे बोलते हैं। तो देखते हैं इसको एक बार। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे नंबर 8 और नंबर 9 उपचयन अभिक्रिया, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। तो दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। तो उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे बोलेंगे और अपचयन अभिक्रिया किसे बोलेंगे। तो सबसे पहले उपचयन और ऑक्सीकरण को देख लेते हैं। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा उसको तो हम बोलेंगे ऑक्सीकरण, और जिसमें ऑक्सीजन हटेगा वो होगा अपचयन। जिसमें हाइड्रोजन हटना वो क्या होगी, ऑक्सीकरण, और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, तो दोनों में उल्टा उल्टा होगा, इसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ेगा, इसमें हटेगा, इसमें धन विद्युतीय तत्व हटेगा, इसमें जुड़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। फिर देखिए, इसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि होगी तो इसमें ऑक्सीकरण अंक में कमी होगी। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है Mg, ठीक है, 2Mg प्लस O2। तो यहाँ पे देखिए Mg का जो ऑक्सीकरण अंक है वो क्या है, 0, और यहाँ इसका क्या है, -2। और जब ये अभिक्रिया होगी तो यहाँ जाके Mg का जो ऑक्सीकरण होगा वो क्या हो जाएगा, +2। तो ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है कि नहीं है दोस्तों, तो दिख रहा है हमको यहाँ पे ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हुई है, इसका मतलब Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पे Na था ये, और Na अभिक्रिया के बाद ये Na प्लस हो गया, यानी कि प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है। अभी हमने देखा जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका भी क्या हुआ है, ऑक्सीकरण या उपचयन। तो उसी अभिक्रिया को यहाँ पे देखिए 2Mg हो, अब इसमें यहाँ पे अभी हमने देखा कि इसमें कभी कितना है, +2, और यहाँ जाके कितना हो गया है, 0। तो ये ऑक्सीकरण अंक में यहाँ जाते हुए क्या हुई है, कमी हुई है। तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, अपचयन हो रहा है। अभी हम देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, देख लेते हैं एक आध, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण देखिए, Zn + CuSO4 और ZnSO4 + Cu। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो Zn का ऑक्सीकरण अंक होता है वो है 0, ठीक है, और CuSO4 के अंदर कॉपर का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो है +2, ठीक है। और
यहाँ पे जाकर जो Zn का ऑक्सीकरण अंक होगा वो क्या हो गया 2 और इसका क्या हो गया 0। अब मुझे बताओ ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि किसकी हो रही है Zn की, तो Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ लिख देते हैं Zn का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण या उपचयन। और कॉपर का क्या हो रहा है दोस्तों, देख लीजिए कॉपर का क्या हो रहा है अपचयन। तो ये दोनों अभिक्रिया साथ में ही हो रही है दिख रहा है हमको, और ये हमेशा साथ में ही होती है। जब किसी का ऑक्सीकरण होगा तो किसी न किसी का अपचयन ज़रूर होगा। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की एक एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे CuO प्लस H2। जब ये रिएक्शन होगी तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों Cu प्लस H2O। अब इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें जो ये H है हमारा उसका ऑक्सीकरण अंक क्या है 0, और यहाँ जाकर ऑक्सीकरण अंक हो जाता है +1, और यहाँ जो कॉपर है कॉपर का कितना है +2, और यहाँ हो जाता है 0। अब मुझे बताओ ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि किसके हो रही है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, और कॉपर का क्या हो रहा है अपचयन। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे इस चैप्टर के लास्ट 2 टॉपिक बचे हैं, उनको हम जल्दी से देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए एक टॉपिक है हमारे पास संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, धातुओं का नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने से अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं संक्षारण। अवांछनीय मतलब जो हम नहीं चाहते, अवांछनीय का मतलब जो अपनी मर्जी से होते हैं, जिसके कारण धातु में क्या होती है उसकी दक्षता में कमी होती है, धातु की दक्षता में कमी होती है, तो हम उसको क्या बोलेंगे संक्षारण। जैसे संक्षारण का एक एग्जांपल देख लेते हैं, लोहे पर जंग लगना। जैसे लोहा क्या है हमारे पास धातु है, जब लोहे को हम खुला छोड़ेंगे तो बरसात के दिनों में आप देखते हो कि लोहे की चीज़ों पे जंग लग जाता है। तो जंग कैसे लगा है, कुछ न कुछ इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब वो अभिक्रियाएँ अपने आप ही हुई है, और जंग अवांछनीय चीज़ है जो हम उसको बाद में हटाते हैं फिर, और जिसके कारण लोहे के गुणों में क्या आती है कमी आती है। तो ये क्या है एक संक्षारण का उदाहरण है। जैसे चांदी का काला पड़ना और तांबे के बर्तनों पर हरी परत चढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो संक्षारण अभी हमने देखा, संक्षारण धातुओं का नमी और आर्द्रता के संपर्क में आने से अवांछनीय रासायनिक परिवर्तन होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों संक्षारण। संक्षारण का एग्जाम्पल है दोस्तों लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला पड़ना और तांबे के बर्तनों पर हरी परत चढ़ना। ठीक है दोस्तों, और एक लास्ट टॉपिक हमारा जो बचता है वो है विकृत गंधिता। तो देखिए जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। जब तेल व वसा युक्त खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रहकर ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो उनका स्वाद व गंध खराब हो जाती है, इसे विकृत गंधिता बोलते हैं। दोस्तों कई बार आप ऐसी चीज़ें जो तेल वाली जो चीज़ें होती है वो बहुत समय के लिए पड़ी रहती है तो वो ख़राब हो जाती है। जैसे आप चिप्स लाओ या कुछ ऐसी चीज़ें लाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अंदर ख़राब निकलती हैं जिनका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है। वो किस कारण होता है, क्योंकि वो हवा और नमी के संपर्क में आकर क्या हुई है ऑक्सीकृत हो गई है, और ऑक्सीकृत हो जाने से उनका स्वाद और गंध क्या होगी खराब, और उसी को हम क्या बोलते हैं विकृत गंधिता। तो सीधी भाषा में हम बोले तो तेल और वसा से जो चीज़ें बनी होती है वो वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाती है ऑक्सीकृत, और उनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है, तो उसी को हम विकृत गंधिता बोलते हैं। तो विकृत गंधिता बचाव कैसे किया जाता है, जैसे कि चिप्स है जो लंबे समय से बचा के रखते हैं, उनको पैकिंग कंपनी से आती है तो लंबे समय के लिए उनको बचा के रखना पड़ता है। तो चिप्स की लंबे समय तक रहने के लिए पैकिंग में ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन भरी जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन होती है वो तेल के साथ क्रिया करके क्या करती है ऑक्सीकृत हो जाती है, तो ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और क्या भर दिया जाता है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ क्रिया नहीं करती, और जब नाइट्रोजन क्रिया नहीं करेगी तो जो चिप्स है वो ख़राब भी नहीं होगा, और ख़राब नहीं होगा तो वो स्वाद और गंध भी उसकी जैसी पहले थी वैसी ही रहेगी। तो हम इसको विकृत गंधिता से बचा सकते हैं। और दूसरा है वायुरोधी बर्तनों में रखना, जहाँ पे हवा नहीं लगे ऐसे बर्तनों में पैकिंग करके रखना। जैसे जूस की बोतलें आती है पैकिंग होकर, तो उनके ऊपर ढक्कन लगा होता है और इतनी पैकिंग रहती है कि वो हवा से बच के रहती है, जिसके कारण वो बिगड़ती नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर आज ख़त्म हुआ। तो चैप्टर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और जिसने भी ये तीनों वीडियो पूरी देखें और पूरी क्लास कंप्लीट करिए तो कमेंट में डन ज़रूर लिखना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।